आज डिबेट लाइव में हम बात कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग की, ओबीसी की, आबादी का वो हिस्सा जो देश में तकरीबन 44% के आसपास है। और यही वजह है कि जैसे ही चुनावी सीजन की शुरुआत हुई है, लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है। 4 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजू बाघमारे हमारे साथ हैं, साथ ही साथ सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार सर भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का इस पैनल में। और चर्चा की शुरुआत शिवम त्यागी सबसे पहले आपसे, और 1-1 मिनट का वक्त हम देंगे चारों प्रवक्ताओं को। लेकिन उससे पहले वो सवाल जो हर किसी के जहन में, उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा में। वो सवाल कौन से हैं वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो पहला सवाल जो हर किसी के जहन में वो ये कि क्या 2024 के चुनाव में ओबीसी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा अहम सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा लगातार हो रही है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। तीसरा मुद्दा इसी से जुड़ा जिसकी झलक संसद में देखने को मिली, महिला आरक्षण 2024 में बीजेपी की वापसी का कंफर्म टिकट है, क्योंकि वहां पर भी ओबीसी आरक्षण की बात उठ रही थी। और एक और सवाल ओबीसी से जुड़ा वो ये कि ओबीसी को बीजेपी और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन दोनों टारगेट कर रहे हैं, दोनों की ही मजबूरी है क्या पिछले आंकड़े कहते हैं, और विपक्ष के आरक्षण की मांग से क्या बीजेपी बैकफुट पर आएगी। ये 5 सवाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश। शुरुआत में चारों पैनलिस्ट को 1-1 मिनट का वक्त। शिवम त्यागी आप स्टूडियो में हैं, 60 सेकेंड आपके शुरू। ओबीसी को साधने की चुनाव से पहले मजबूरी क्या बीजेपी की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को साधने की मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी उनको आगे लाने के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर मैं बात करूं तो चाहे वो प्रधानमंत्री का विषय रहा हो, चाहे कैबिनेट में भागीदारी का विषय रहा हो, चाहे देश की राष्ट्रपति का विषय रहा हो, मुझे लगता है पिछड़ों के लिए एक सही रिप्रेजेंटेशन होना बेहद जरूरी है। और जब हम पिछड़े की बात करते हैं तो पिछड़े का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार, उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा और फिर उनका बेटा वही पिछड़े हैं। पिछड़े का मतलब होता है कि पिछड़े समाज को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, पिछड़े समाज को बराबर सहूलियतें मिले। और जहां तक साधने का विषय है, भारतीय जनता पार्टी साधती नहीं है, साथ लेकर चलती है। बाकी और की तरह जिस तरीके से, और अगर सरकारों की आप बात करें तो ओबीसी के साथ किस तरीके से उन्होंने चीजें की हैं, किस तरीके से उनको चला है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आज तक उनको सही नहीं मिले, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस विषय में बाकियों से बहुत बेहतर है। ठीक है शिवम, ये घड़ी लेट चलिए लेकिन आपके 1 मिनट पूरे हो चुके हैं। अनुराग भदौरिया साहब, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये तो समाजवादियों का नारा था। अब इंडिया गठबंधन का लगभग हर नेता इस नारे के साथ खड़ा हुआ है। कौन सी ऐसी मजबूरी आपको नजर आती है? तो आप समझ गए ना, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। आप पिछड़ों की बात करने वाले जब महिला रिजर्वेशन लेके आते हैं तो क्या हमारी पिछड़ी बहनों के लिए, माताओं के लिए उनके अंदर कोई जगह नहीं थी क्या? हम यही तो मांग कर रहे थे। पिछड़ों की महिलाओं का भी उसमें कोटा में कोटा होना चाहिए था, उनको भी आगे आने का मौका देना चाहिए था। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती, ये पूरा देश जान चुका है। इन्होंने जो वादे 2014-2019 में किए थे, जनता के साथ नहीं किए, वो वादे पूरे नहीं किए। अब जनता ने तय कर लिया इस बार। अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से घेर लिया। इनको अब निकलने की कोई जगह नहीं है। 2024 में ही भारतीय जनता पार्टी को यही देश की जनता वोट के माध्यम से पटकेगी और देश की जो सत्ता उससे उखाड़ के फेंक देगी। इसका एग्जाम्पल आपने घोसी में देखा है, जहां 43,000 करीब वोट से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता। क्यों? संपूर्ण जनता ने, सभी जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि सभी का वोट मिलेगा तभी आप 43,000 वोट से जीतोगे। अब इनका जो जिस तरह का महंगाई, बेरोजगारी, किसान जो परेशान हुआ है, महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ी है, अब सब ऊब चुके हैं इनसे। आप किसी व्यक्ति से पूछ लो। भदौरिया साहब, आपका 1 मिनट पूरा हो गया, बात कीजिए। डॉक्टर राजू बाघमारे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखिए साहब, हमारे तो 85 सांसद ओबीसी से हैं लोकसभा में, 27% हमारे विधायक ओबीसी से हैं देश भर में, हमारे 40% से ज्यादा एमएलसी ओबीसी हैं, और सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं। उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि ओबीसी की अनदेखी कर रहे हैं। 1 मिनट डॉक्टर राजू बाघमारे। देखिए, सबसे अगर देश में झूठी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और उनके जो मुखिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री, उनका हाथ झूठ बोलने में कोई पकड़ नहीं सकता है। ओबीसी के लिए इन्होंने खाली प्रॉप बनाए हैं, हर पिछड़े जाति के लिए खाली, जैसा नाटक में आप कुछ शोभा की वस्तु रखते हैं, उस तरीके से पिछड़ों को खाली रख देना। जैसे आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति को रख देना लेकिन उनको महिला आरक्षण के लिए नहीं बुलाना।
या नया संसद का उद्घाटन है उसके लिए नहीं बुलाना, क्योंकि वो एक महिला है। जो भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति पे विश्वास करती है, जिसमें महिलाओं को खाली उपभोग्य वस्तु किया जाता है, और वो महिला आरक्षण की बात करे कि जो महिला आरक्षण को कांग्रेस लेके आई, जो महिला आरक्षण ने पहला महिला प्रधानमंत्री इस देश को दिया, तो ये महिला आरक्षण की बात कैसे कर सकते हैं? रही ओबीसी की बात, सुप्रीम कोर्ट में जब भी जनगणना देने का टाइम आया, ठीक है, कि उससे ओबीसी को राजू बाग मारे, माफ कीजिए, 1 मिनट आपका पूरा हो गया, माफ कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। संजय सर, मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा, राजस्थान में लगभग 50%, छत्तीसगढ़ में लगभग 40% ओबीसी वोटर्स, और पूरे देश में भी 40% से ज्यादा। क्या ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले ओबीसी को साधने में जुटी हुई है? अनुराग, आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया, ये सचमुच ये सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण सारी पार्टियां ओबीसी वोटरों को अपनी ओर साधने की कोशिश कर रही है। ओबीसी वोटरों की तादाद बढ़ी है, और पिछले, हम जिसको कहते हैं पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स, पोस्ट मंडल के ज़माने में ओबीसी काफ़ी पॉलिटिकली मोबिलाइज हुए हैं, और ये लगता है कि ओबीसी का वोट जिस ओर जाएगा वो बड़ा निर्णायक होगा। बीजेपी के तरफ 2014 के चुनाव के बाद ओबीसी वोट बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हुआ। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी की जीत सिर्फ ओबीसी वोट के कारण हुआ है, लेकिन बीजेपी की बड़ी जीत में ओबीसी का शिफ्ट उनकी और ओबीसी का शिफ्ट होना एक बड़ी वजह रही है। रीजनल पार्टियां, तमाम रीजनल पार्टियों का जो कोर सपोर्ट है वो ओबीसी के बीच में है, तो इसी के लिए तमाम पार्टियां ओबीसी वोट के लिए में होड़ मचा हुआ है। बीजेपी को लगता है कि अगर ओबीसी वोट उनकी ओर से खिसक गया तो उनका जनाधार नीचे चला जाएगा, और रीजनल पार्टियों का तो बिल्कुल एक तरह से आप कहें कि कोर वोट है उनका ओबीसी वोटर, तो ओबीसी वोटर अगर उनके पास नहीं रहेगा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ओबीसी वोटर, ठीक है संजय सर, 1 मिनट आपका भी खत्म। सर माफ कीजिए, हालांकि ये नेताओं पर टाइमर लागू होना चाहिए, आप जैसे एक्सपर्ट्स पर नहीं, लेकिन फिर भी शो की मजबूरी है। शिवम त्यागी, ये जो लगातार विपक्ष एकजुट हो रहा है ओबीसी कम्युनिटी के हितों के साथ, उनके नारे के साथ, इसके पीछे की वजह यही है कि उनका कोर वोटर बीते वक्त में खिसका है और उनको लगता है कि जो ओबीसी वोट बैंक है उसको साधा जाए। आपके ऊपर यह आरोप लगाते हुए कि आपने ओबीसी की अनदेखी की है। अनदेखी, मैं आपका डेटा थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं जो आपने कोट किया। प्रधानमंत्री तो ओबीसी है ही हैं, इसके अलावा 29 जो मंत्री हैं वो ओबीसी हैं, 85 सांसद ओबीसी हैं जो कि 29% है, 1358 में से 365 एमएलए ओबीसी हैं, 163 एमएलसी में से 63 एमएलसी ओबीसी हैं। अब आप मुझे 65 ओबीसी एमएलसी, अब आप मुझे एक चीज बताइए, रिप्रेजेंटेशन इसे कहते हैं, 30% से ज्यादा है कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं हर जगह पर, तो जाहिर है अगर रिप्रेजेंटेशन है तभी ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तभी पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तभी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में इस तरीके से प्रचंड बहुमत लेकर आती है। और एक बात महिला आरक्षण पर कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने, आप शायद इतिहास थोड़ा जानते नहीं है या फिर आपको उसकी समझ नहीं है, मुझे नहीं पता। अब से करीब 48 साल पहले इंदिरा जी के समय में 1974 में एक रिपोर्ट बनी थी टुवर्ड्स इक्वालिटी, उसमें इस देश में बताया गया था कि इस देश में महिलाओं को किस डिपार्टमेंट में कितना % रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज 48 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल को लागू किया। कितने और साल चाहिए आपको? मतलब 58 साल सत्ता में रहने के बाद भी महिला आरक्षण ला नहीं पाए, कहते नहीं हम तो लाने वाले थे। नहीं, वो कह रहे हैं आप महिला आरक्षण लाइए, आप ओबीसी को आरक्षण दीजिए। नहीं, वो जो बात वो कह रहे हैं कि आप ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं उसमें? मेरे देश अगर ओबीसी आपके साथ हैं, आप ओबीसी के साथ हैं, तो जो बिल आपने पास कराया उसमें ओबीसी की जगह मेरे क्यों देश के लिए सबसे पहले, मेरे देश की महिला के लिए सबसे पहले अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो रिप्रेजेंटेशन है, पहला स्टेप है। मुझे लगता है इसकी तरफ जाना ही चाहिए। और जो ओबीसी की बात कर रहे हैं वो कौन सा ओबीसी रिजर्वेशन लेकर आए थे? रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, यानी कि आरक्षण में आरक्षण नहीं था। जब ये बिल 2009 में टेबल हुआ था, जब इसको राज्यसभा से पास कराया था, तब भी नहीं था इसमें। लेकिन उस समय इनको ओबीसी याद आते नहीं, जैसे ही सत्ता से बाहर फेंक दिया जाता है तुरंत इनको याद आता हो देश में ओबीसी। डॉक्टर राजू बागमारे, जो बात शिवम त्यागी कह रहे हैं उसको थोड़ा और मैं एड ऑन करता हूं। आपके ऊपर आरोप लगता है, संजय सर मुझे करेक्ट करेंगे, कालेकर रिपोर्ट आपके जमाने की, पंडित नेहरू के जमाने की, आपने चुप्पी साधे रखी। मंडल कमीशन रिपोर्ट इंदिरा गांधी के जमाने की, राजीव गांधी के जमाने की, आपने चुप्पी साधे रखी। 2011 में अनुराग भदौरिया की पार्टी और ऐसे जो तमाम समाजवादी सोच वाले सांसद थे उनके दबाव में आपने माना कि ठीक है हम जनगणना के साथ जातियों की जनगणना भी कराते हैं, लेकिन आपने आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। आप ही की परंपरा को आगे हालांकि शिवम त्यागी की पार्टी ने भी बढ़ाया, लेकिन आप कितने ईमानदार हैं कालेकर से लेकर 2011 की जातियों की जनगणना को सार्वजनिक करने तक? सबसे पहली बात कि जातियों की जनगणना कांग्रेस ने की,
ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये जनगणना अभी सुप्रीम कोर्ट में लेके आने से मना किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिला आरक्षण विधेयक जब भी राज्यसभा में पारित हुआ, वो लोकसभा में पारित करने के लिए किसने विरोध किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये क्या हमको सिखाते हैं? ये करते हैं रिप्रेजेंटेशन की बात। आप शायद देखे नहीं, मुझे लगता है आपने लोकसभा की कार्यवाही देखी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा कराई थी महिला आरक्षण पे, भाई आपके लोगों ने नहीं कराई थी। एक शिवम एक बेशरम मत बनो। नहीं, शब्दों की मर्यादा के साथ शिवम सुन ले। शब्दों की मर्यादा के साथ डॉक्टर राजू वाघमारे अपनी बात कहिए। ये डॉक्टर डॉक्टर राजू वाघमारे शब्दों की मर्यादा के साथ। शिवम सुन रहे हैं आपको, बोलिए अपनी बात कहिए। डॉक्टर राजू वाघमारे उनको चुप बैठने को बोलिए। डॉक्टर के नाम की भी बेइज्जती करा रहे हैं आप। सबसे पहली बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, तो अगर इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है और वाकई में प्रधानमंत्री जी सचमुच के ओबीसी है, तो ओबीसी जनगणना सुप्रीम कोर्ट में लेने के लिए इन्होंने क्यों नकार दिया? क्यों इतना रिप्रेजेंटेशन जो था? सर यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। काले कर से लेकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट और 2011 की जनगणना के आंकड़े 2014 तक सार्वजनिक ना हो पाना। ये जो बातें हैं ना, इतिहास को लेके आने की जो बातें हैं, प्रेजेंट की बात कीजिए। अभी की क्या बात है? अभी ओबीसी की क्या बात है? तो उसकी बात कीजिए ना। आप तो पुराने जमाने में चले जाते हो हर वक्त। नहीं, अतीत भी जरूरी है ना सर, राजनीतिक ईमानदारी के लिए। ठीक है शिवम, आप जवाब दीजिएगा कि आप जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया, इंडिया गठबंधन का आपका हिस्सा है अब कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर राजू वाघमारे, लेकिन आप तो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी कभी ईमानदार रही ओबीसी को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर? अनुराग भदौरिया, देखिए इस देश के अंदर में कोई झूठी पार्टी है तो सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी है। अब उसके झूठ का उसका कोई माने मुकाबला ही नहीं है, मतलब वो तो चैंपियन है। अब जो चैंपियन है उनसे तो किसी का कंपेयर आप कर ही नहीं सकते। जहाँ तक ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप महिला बिल लेके आए, अच्छी बात है, बिल तो पहले से आ रहा था। हमारी मांग थी कि ओबीसी का भी आरक्षण कर देना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। आपकी नेता सुश्री उमा भारती जी, क्या वो भी गलत हैं? ओबीसी के नेता नहीं है क्या वो जो कह रही है क्या भारतीय जनता पार्टी को उनकी बात नहीं माननी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी उनकी बात नहीं कर रही है, वो एक महिला होकर बोल रही हैं और कह रही है ओबीसी की। वो भाई एक प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं और भारतीय जनता पार्टी में अनुराग भदौरिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कांग्रेस पार्टी ईमानदार रही है क्या ओबीसी को लेकर? सत्ता में इतने चूर है। मैं अपनी बात कह लूं, एक मिनट रुकिए, मैं अपनी बात कह लूं फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। इतना देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 2024 का चुनाव आ गया, जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। अब भारतीय जनता पार्टी हार की तैयारी कर रही है, उसे पता है कि वो सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि ओबीसी ही क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, देश का हर वर्ग अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहता है। हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, आने वाले दिनों में चुनाव आपको दर चुनाव बताते चले जा रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ रहे। ठीक है शिवम, आप जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया, ये एक प्रवक्ता के तौर पर आपकी खासियत है, सत्ता जिसकी होती जो है, आपसे पूछा जाए उसका जवाब आप नहीं देते हैं। आप भागने लगते हैं। नहीं, अरे मैं नहीं भाग रहा हूँ सर, अरे जनाब मैं नहीं भाग रहा हूँ। अनुराग भदौरिया, वक्त की पाबंदी है, 4 प्रवक्ता है, 4 पैनलिस्ट है। हाँ बताइए, क्या कांग्रेस ईमानदार रही है समाजवाद पर? अनुराग भदौरिया, सीधा जवाब। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। अरे क्या अब मैं बोलूं तो मैंने कहा कि जिस तरह घोसी में हम जीते, जनता ने वो हराया ना, और सिर्फ घोसी नहीं, लखनऊ भी जीते, महाराज कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा आपसे, मिर्जापुर भी जीते। और ये अरे प्रभु, कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा। कांग्रेस की बात पे आ रहा हूं, सुन तो लीजिए, आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बातें। अरे प्रभु, आपको कांग्रेस लेकर सवाल रहेगा ही, क्योंकि अरे आप रिपीट करते रहिए, जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि आपको तो सवाल ही पूछना है, क्योंकि आपको तो दिया गया है मैसेज कि आपको भिड़ाना है किसी तरह से पुरानी बातें याद कर करके। अगर कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया होता तो क्या सत्ता में नहीं होती? सत्ता में क्यों नहीं है? ये वैलिड पॉइंट आपने रखा, ये वैलिड पॉइंट आपने रखा अनुराग भदौरिया। आप इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अच्छी बात। शिवम, मैं आऊंगा आपके पास, वक्त थोड़ा कम है, वक्त थोड़ा कम है, जवाब मिल गया, वक्त थोड़ा कम है। संजय सर, मैं आऊंगा। अनुराग भदौरिया, वक्त थोड़ा कम है, सबके पास पहुंचना है। लड़ते रहेंगे, मुझे बात नहीं बोलने देंगे। आपने अपनी बात पूरी कही है, 2 सेकंड कहिए, 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया बोलिए। 2 सेकंड। इसी तरह से लगातार देखिए, आप देखिए, आप हिमाचल हारे बुरी तरह से,
कर्नाटक हारे बुरी तरह से, अब मध्य प्रदेश हारने जा रहे हो, राजस्थान हारने जा रहे हो, लोकसभा हारने जा रहे हो, किसी जनता से पूछ लो, सब कह रहे हैं बीजेपी साफ ठीक है, डन साफ डन है। डन। शिवम, मैं आऊंगा आखिर में आपके पास आऊंगा। संजय मंत्री क्या कह रहे सर, हैं? जातिगत जनगणना से पॉलिटिकल पार्टी डरती क्यों है, और क्या जातिगत जनगणना सार्वजनिक करना सियासी तौर पर फायदा पहुंचाता है क्या? 2011 में यूपीए सरकार ने ऐलान किया, उसके बाद सारे विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव भी हार गए। संजय सर, बीजेपी लगातार डर रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपने कहा जातीय जनगणना से पार्टियां डरती क्यों हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि सारी पार्टियां जातीय जनगणना से डर रही है। अगर किसी को थोड़ा भी रिजर्वेशन है तो वो बीजेपी है। बीजेपी 2 कदम उस पर पीछे चली जाती है और बीजेपी कहती है कि शायद जातीय जनगणना करा पाना इस वक्त संभव नहीं है। लेकिन अगर आप तमाम रीजनल पार्टियों को देखें, इंक्लूडिंग कांग्रेस को देखें, तो ये सारी पार्टियां इस बात का डिमांड कर रही हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना में तमाम ओबीसी जाति के लोगों का आर्थिक शैक्षणिक जो आकलन होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि उनका शैक्षणिक आर्थिक स्थिति क्या है। तो पीछे नहीं हट रही है सारी पार्टियां, लेकिन कुछ ना कुछ मतभेद है। बीजेपी चाहती है कि इस पे बीजेपी थोड़ा क्यों डर 2 कदम रही है पीछे जातिगत रहे। जनगणना से? फाइनल कमेंट। देखिए, पहले मैं अनुराग जी के ऊपर कह देता हूँ, 1994 या 6 में एक फिल्म आई थी जुदाई, जिसमें जो हीरो हीरोइन होते हैं वो जब जनरली बात करते हैं तो उससे हीरो पूछता है कि क्या खाओगे, कहते अब्बा जब्बा डब्बा। बोलो कहाँ, कहीं बाहर चलोगे, कहते अब्बा जब्बा डब्बा। आप अनुराग भदौरिया से कुछ भी पूछ लो, अगर वो सवाल का जवाब दे दे तो बात रही। लेकिन मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। समाजवादी ने काम अच्छा नहीं किया, तभी तो वो सरकार से गए और वो कभी वापस भी नहीं आए। और पिक्चरें देखो। आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं जातिगत जनगणना से? टाइम चाहिए उनको, हम बिल्कुल नहीं डर रहे। आप क्यों डर रहे हैं? हमारा काम है हर किसी को पूरा रिप्रेजेंटेशन डब्बा मिलना, डब्बा है। और हम हर किसी को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आगे भी देंगे। विषय इन लोगों के ऊपर है कि जब ये सरकार में होते हैं। और कमाल की बात देखिए, अनुराग भदौरिया भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी थी जब 2011 में ये बिल पास हो रहा था, सबसे पहले विरोध करने वालों में यही थे। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जी थे। ये तो महिला विरोधी लोग हैं। जनगणना नहीं लेकिन कराओगे, आपको गलती हो जाने वाले लोग हैं। ये नहीं चाहते शिवम, कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले। शिवम, आपकी पॉलिसी और थी। 20 सेकंड में आपको दूं। जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए ना? मैं मानता हूं देख लो, कि देख कहीं ना लो। कहीं जिस तरीके से सरकार ने जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वही एक जवाब है। लेकिन हाँ, इतना जरूर जवाब है नहीं है। कि जाति के आधार पर जवाब या नहीं फिर है। जितना भी किसी को पिछड़ापन है उसके आधार पर रिप्रेजेंटेशन जरूर जवाब मिलना नहीं चाहिए, है। जो सरकार ने हमेशा दिया है। हाँ, कुछ लोगों को जरूर सोचने की जरूरत है जो सिर्फ एक परिवार को पिछड़ा समझते हैं, वैसा नहीं है। और भी कुछ नहीं तो कम से कम परिवार से बाहर निकलकर जाति में ही पहुंच जाओ, उनका तो भला होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो 44% ओबीसी आबादी है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, बहुत बड़ा नंबर हो गया है। अनुराग जी, अब्बा जब्बा डब्बा नहीं करना है। हो गया भदौरिया साहब, हो गया शो खत्म। हो गया। बहुत वो बहुत मानते शुक्रिया नहीं ना। आप चारों का जुड़ने के लिए और ये समझाने हो के गया लिए भाई, कि हो गया। ओबीसी के इर्द गिर्द आने वाले वक्त के सारे चुनाव नजर आने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।